अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंटरमीडिएट साल दुगम की उर्दू ज़बान दुगम की निसाबी किताब मेयार अदब में हिस्से नज़्म की पहली नज़्म है। इसका उन्वान है कश्मीर। इस नज़्म की तफ़हीम पेश की जा रही है। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़ारूक़ी, सदर शोबे उर्दू, NTR डिग्री कॉलेज महबूब नगर। कश्मीर के बारे में आप सब जानते हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत रियासत रही है और हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को मरकज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तान की इस रियासत को दो मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में तक़सीम कर दिया। एक जम्मू कश्मीर, दूसरे लद्दाख। इससे पहले एक रियासत थी ये, और इस रियासत की तारीख़ यही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस रियासत के ताल्लुक़ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1965 और 1971 में 2 मरतबा जंगें हुई। वाक़या ये था कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो छोटी छोटी रियासतें थीं वो सब हिंदुस्तान में शामिल हो गई थी, और पाकिस्तान जो बना था कि मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाक़ा, और कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, वो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन अवाम पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। बहरहाल इस मामले में क्योंकि ये कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, तो उन जंगों को भुलाते हुए कश्मीर को सारी दुनिया के लोग जन्नत निशान मानते हैं। और इसके बारे में फ़ारसी में एक मशहूर जुमला है, गर फिरदौस बर रोए ज़मी अस्त। अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत का टुकड़ा अगर देखना चाहे तो वो यही हिस्सा है कश्मीर का, कश्मीर द हीवन अनवर्थ। इस नज़्म जो कश्मीर के नाम से लिखी है पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, ये 19 जनवरी 1882 को पैदा हुए थे और 12 फरवरी 1926 को इनका इंतकाल हुआ। चकबस्त का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था, और हम लोग अक्सर सुनते होंगे कि कश्मीर में बहुत सारे पंडित लोग रहते थे जो बाद में हालात ख़राब होने के बाद दिल्ली और दीगर इलाक़ों को पहुंच गए। तो वतन से दूर होने के बाद चकबस्त ने अपने वतन की याद में ये नज़्म लिखी है। इस नज़्म को हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम शायर का तारुफ देखते हैं। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त 1882 में पैदा हुए, 1926 में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू के मशहूर नज़्म को शायर गुज़रे हैं। अपनी हुब्बे वतन की शायरी के लिए मशहूर है। हुब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत के लिए। 19 जनवरी 1882 को फैज़ाबाद में पैदा हुआ। ये फैज़ाबाद वही इलाक़ा है जहाँ बाबरी मस्जिद थी, राम जन्मभूमि जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश का है। उनके वालिद उदित नारायण चकबस्त भी शायर थे और यकीन तखल्लुस था उनके वालिद। ब्रिज नारायण ने इब्तदाई तालीम के बाद लखनऊ के मशहूर कैनिंग कॉलेज से क़ानून की तालीम हासिल, LLB किया उन्होंने। पेशे वकालत अख्तियार किया, वकील थे। लखनऊ के अदबी माहौल से फ़ैज़ पाया। हम सुनते हैं कि दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर थे, लखनऊ में मीर अनीस जैसे शायर थे। दिल्ली और लखनऊ शुमाली हिंद में उर्दू के 2 बड़े मरकज़ थे। वालिद के असर से बचपन से शायरी करने लगे। शायरी में अफज़ल अली ख़ां अफज़ल के शागिर्द थे। चकबस्त ने रिवायती अंदाज में गज़ल गोई की, यानी उस ज़माने में जो लोग शायर जिस तरह गज़लें कहते थे, चकबस्त भी जो है उसी अंदाज में गज़ल कहें। बाद में नज़्म गोई की तरफ राग़िब हुए। उन्होंने कौमी, सियासी, समाजी और नेचुरल नज़में कहीं। तो नज़में जो है मौज़ूआत के एतबार से होती हैं। कौमी नज़म जैसे वतन की मोहब्बत के बारे में इक़बाल ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा, और उनकी नज़में नयाशी वाला वगैरह। सियासी नज़में तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में। समाजी नज़में लोगों के इस्लाह के। नेचुरल नज़में जिसमें मनाज़िर क़ुदरत का बयान होता है। वतन से मोहब्बत उनकी शायरी का असल महवर है। उनका एक मजमू कलाम सुबह वतन के नाम से शाये हुआ। कुलियात चकबस्त के अलावा मज़ामिन चकबस्त उनका नसरी कारनामा। कुलियात यानी शायरी का मजमू है, और नसर में उनका मज़ामिन चकबस्त। उन्होंने एक रिसाला सुबह उम्मीद भी जारी किया था।
बरसात, वतन का राग और खाक हिंद उनकी मशहूर नज़्में हैं। मसनवी गुलजार नसीम से मुताल्लिक़ उनका और शरर का अदबी मोरिका भी उनकी यादगार है। गुलजार नसीम एक मसनवी थी और दयाशंकर नसीम की, इसके ताल्लुक़ से शरर का जो झगड़ा हुआ था उनके साथ, उसको विजय उन्होंने मोरिका शरर व चकबस के नाम से किताब लिखी थी। वो सारी तफसीलात उस किताब में। 12 फरवरी 1926 को इनका इंतकाल हुआ। निसाबी किताब में शामिल उनकी एक नज़्म कश्मीर है। नज़्म के अशार और उनकी तफ़हीम पेश है। नज़्म कश्मीर की तफ़हीम, पहला बंद। तो ये नज़्म बंदों पर मुश्तमिल है। एक एक बंद में 6 मिसरे हैं। पहला शेर है नज़्म का, वो सुबह कोहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना। जैसे हम जानते हैं ये नज़्म सारी की सारी मनाजिर फ़ितरत और ख़ास तौर से कश्मीर के हुस्न को बयान करती है कि वहाँ के नदी नाले, वहाँ के पहाड़, वहाँ के फल, वहाँ के फूल, सारी फ़ज़ा को शायर ने नज़्म में पेश किया है। तो यहाँ पर पहले जो शेर में कोहसार के माने पहाड़ के हैं, महकना, खुशबू बखेरना, चहकना, परिंदों की आवाज़। तो शायर सुबह का मंज़र पेश कर रहा है कि सुबह सुबह पहाड़ों पर फूल महकते हैं और झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना। चिड़ियाँ भी जो है सुबह हम देखते हैं कि ये खुदा की याद करते हुए आवाज़ें निकालती हैं। अगर हम इस शेर को मनाजिर में देखना चाहें तो ये देखिए मंज़र है कि वादी कहते हैं पहाड़ के अतराफ जो दामन होता है उसमें जो है पेड़ पौधे होते हैं, ये उसका मंज़र है। अब देखो चिड़ियों का चहकना, हम जो है शहरों में रहते हैं, चिड़ियाँ कम हो गई हैं, लेकिन ये कुदरती माहौल में चिड़ियाँ चहकती हैं। तो दूसरा शेर है, गर्दों पे शफ़क़, कोह पे लाले का महकना, मस्तों की तरह अबर के टुकड़ों का बहना। शायर इसी मंज़र निगारी को आगे बयान करता है कि गर्दों के माने आसमान के हैं, कोह के माने पहाड़, लाला किस्म का फूल है, मस्तों यानी मस्त की जमा खुशी से झूमते हुए। तो आसमान जिस तरह सुर्ख होता है वैसे ही जो है इधर ज़मीन पर भी लाली छा गई है और अबर के टुकड़े जो है पहाड़ों के दरमियान से मस्ती से बह रहे हैं। तो ये सारा मंज़र शायर ने बयान किया है। इसी मंज़र को हम तस्वीरों में देखेंगे तो ये जो है शाम के वक़्त या सुबह के वक़्त जब सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है, तो ये शफ़क़ की लाली, तो आसमान पर एक लाल किस्म का रंग छा जाता है। इसको शायर तशबीह दिया है कि ये फूल जो है ये भी उसी किस्म के लाल, जैसे ये आसमान लाल है, ये फूल भी लाल लाल सारे कश्मीर की वादी में फैले हुए हैं। और ये जो अबर जो है, जैसे पहाड़ी इलाक़ों से जब हम सैर व तफरीह को जाते हैं तो वहाँ अबर पहाड़ों के दरमियान से मस्ती से झूमती हुई जाती है, जिसका मंज़र इस तस्वीर में हम देख सकते हैं। ये भी एक मंज़र है कि कैसे अबर के टुकड़े मस्त बह रहे हैं। तो ये सारे मनाजिर हमको कश्मीर के वादी में नज़र आते हैं। शायर इस मंज़र को इस शेर में बयान कर रहा है। हर फूल की जुम्बिश से आया नास परी का, चलना वो दबे पाँव नसीम सहरी का। जुम्बिश के माने हरकत के हैं, नाज नखरे दिखाना, नज़ाकत दिखाना। परी एक किस्म की मखलूक है अल्लाह ताला की मखलूक। नसीम सहर सुबह की ठंडी हवा। तो शायर मंज़र निगारी करते हुए बयान कर रहा है, हर फूल की जुम्बिश से आया नास परी का। जब हवा चलती है और फूल जो है हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि परियां जो है नास और नखरे दिखा रही। चलना वो दबे पाँव नसीम सहरी का। सुबह सुबह जो ठंडी हवा चलती है तो शायर कह रहा है कि दबे पाँव, बिल्कुल आहिस्ता से जो है ये हवा चल रही है। ये सारा मंज़र लफ्ज़ों में शायर ने बयान कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जैसे फूल नाजुक परी की तरह हैं, तो वादी कश्मीर में इस तरह के परियों की तरह फूल हमको नज़र आते हैं। और शायर जो है ये सारा मंज़र बयान कर रहा है कि कैसे यहाँ पर हवा चलती है। अब ये नज़्म का जो है खुलासा देखने से पहले हम इसका पस मंज़र देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि पंडित बिरजू नारायण चकबस 1882 में पैदा हुआ, 1926 में इंतकाल हुआ। उर्दू के मशहूर नज़्म वो शायर गुज़रे हैं, अपनी हुब्बे वतन की शायरी के लिए मशहूर हैं। उनके एक मशहूर नज़्म कश्मीर है। चकबस ने नज़्म कश्मीर मुसद्दस की शक्ल में लिखी।
یعنی نظم کے ہر بند میں 6 مصرے اور کل 6 بند ہے اس نظم میں۔ کشمیر ہندوستان کا جنت نظیر علاقہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور قول جیسے کہا گیا، گر فردوس بر ہوئے زمیں است، کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے وہ تو یہیں است، یہیں است، یہیں است، یعنی یہی جو ہے زمین کا ٹکڑا کشمیر ہے۔ یعنی اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو وہ یہیں یعنی کشمیر میں ہے۔ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے دوران شعراء نے لوگوں میں وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کے اہم علاقوں کے بارے میں نظمیں کہی تھیں، تاکہ لوگوں میں اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہو اور اسے غلامی کی قید سے آزاد کرانے کے لیے سب مل کر جد و جہد کریں۔ جب نظم گوئی کی تحریک شروع ہوئی تو شعراء کرام نے منظر نگاری اور مناظر فطرت پر بھی شاہکار نظمیں کہیں۔ چک بست کی نظم کشمیر بھی کشمیر کے حسن کو پیش کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب جو ہے کیمرے نہیں ہوتے، ویڈیو نہیں ہوتا تھا، تو جو لوگ اس علاقے کی سیر نہیں کیے ہیں تو شعراء کرام جو ہے جو اس علاقے کو دیکھے ہیں وہ لفظوں میں وہ منظر نگاری بیان کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہمارا وطن اتنا پیارا ہے، ہم کو اس کی قدر کرنا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اب یہ پہلا بند جو ہم پڑھے تھے اس کا خلاصہ ہے۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر چک بست وادی کشمیر کی صبح کا منظر دلکش انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کشمیر کی وادی میں صبح صبح پہاڑوں پر پھیلے پودوں میں پھول مہکنے لگتے ہیں، پرندے چہکنے لگتے ہیں، آسمان پر ہلکی سی لالی چھا جاتی ہے اور لالے کے پھول مہکنے لگتے ہیں۔ وادی میں جو اونچی پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سے ابر کے ٹکڑے مستی کرتے ہوئے ادھر سے ادھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ پھول جب حرکت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نازک پری اپنے ناز و ادا دکھا رہی ہے، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ ماحول کو خوشگوار بناتی ہے۔ اس طرح ساری وادی میں صبح کے وقت فرحت بخش تازہ اور دل فریب ماحول ہے۔ ایک ایسے دور میں جب کہ تصاویر اور ویڈیو نہیں تھے، شعراء کرام جب اس طرح کے مناظر قدرت اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قاری اپنی نظروں کے سامنے یہ مناظر دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال پہلے بند کا جو ہے خلاصہ تھا، جس میں شاعر چک بست نے کہ کشمیر میں صبح کے وقت جو ماحول ہوتا ہے اس کی منظر نگاری کی ہے۔ اب آئیے ہم دوسرے بند کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرے بند کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے، وہ طائر کوہسار لب چشمے کوہسار، وہ سرد ہوا کرم ابر لہر گوہر بار۔ طائر کے معنی پرندے کے ہیں، کوہسار پہاڑ، لب چشمہ تالاب کے کنارے، گوہر بار موتیوں سے بھری۔ وہ طائر کوہسار لب چشمے کوہسار، کہ پہاڑوں کے پاس جیسے پرندے چہچہاتے ہیں ویسے ہی پہاڑوں سے جو جھرنے گر رہے ہیں ان سے بھی جو ہے خوشگوار آواز آتی ہے۔ وہ سرد ہوا کرم ابر لہر گوہر بار، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور سارا موسم سہانا ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسی منظر کو تصاویر میں دیکھیں تو یہ وہ جو کشمیر کا منظر ہے کہ پہاڑوں کے درمیان سے برف پگھلتی ہوئی جو ہے صاف پانی لے کر بہتی ہے اور سارا ماحول خوشگوار ہے، اور اس میں لوگ جو ہے پیچھے پہاڑوں کا منظر ہے، برف ہے، اور وہاں سے سارا منظر جو ہے ہم کو دکھائی دیتا۔ دوسرا شعر ہے اس بند کا، وہ میوہ خوش رنگ وہ سرسبز چمنزار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار۔ کشمیر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بہت ہی پھل پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے ہم جانتے ہیں سیب وہیں پر زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور جتنے بھی پھل ہیں وہاں زیادہ ہوتے ہیں، کاجو ہے، اخروٹ ہے، چلغوزے ہیں، اور آپ کے دیگر ڈرائی فروٹس ہیں، یہ سارے کے سارے وہاں پیدا ہوتا ہے، اور اتنا خوشگوار ماحول ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار بھی ہو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ میوہ یعنی پھل، سرسبز ہرا بھرا، چمنزار باغ، آن یعنی فوری لمحہ، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار۔ یہ مناظر دیکھیے کہ یہ دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ملتے ہم کو۔ کشمیر کی وادی میں پیڑوں پر سیب لگے ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت پھل لگے ہوئے ہیں، یہ سارا منظر جو ہے کشمیر کا ہے۔ لوگ جو ہے کس طرح یہاں پر خریداری وغیرہ سب کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، یہ باغ وطن روکش گلزار جناح ہے، سرمایہ ناز چمن آرائے جہاں ہے۔ باغ وطن کے معنی وطن کا باغ یعنی کشمیر، روکش مقابل، گلزار جناح
जिन्नात का बाग या जन्नत का बाग है। सरमाया दौलत चमन आ रहा है, जहाँ दुनिया के बागों की दौलत। शायर जो है कह रहा है कि ये जो कश्मीर है एक बाग है और ये जन्नत की तरह बाग है, और ये सरमाया नाज चमन आ रहा है जहाँ, ये एक ऐसा चमन है जिस पे हमको नाज है और उसकी तरह का हमको कोई चमन नहीं मिलता है। तो सारा मंज़र जो है शायर बयान कर रहा है कि कैसे जो है हम यहाँ के मनाजिर देखते हैं कि हमको इस वादी पर नाज है। ये देखो मनाजिर, देखिए आपके कश्मीर के मनाजिर कैसे हैं, और ख़ास तौर से फूल के जो पौधे लगे हुए हैं, ये सारा मंज़र हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे बंद का खुलासा है। नाज़्म के दूसरे बंद में शायर चकबस्त जन्नत निशान वादी कश्मीर का मंज़र बयान करते हुए मज़ीद कहते हैं कि वादी कश्मीर में हमेशा खुशगवार माहौल रहता है। पहाड़ों में परिंदे मस्त हवाओं में उड़ते रहते हैं, पहाड़ों से निकलने वाले चश्मे बहते रहते हैं, अबर के सहारे ठंडी हवा मोती बखेरते चलती रहती है। कश्मीर में तरह तरह के खुशनुमा और लजीज फल पेड़ पौधों पर लगते हैं, बाग सरसब्ज़ और शादाब रहते हैं। अगर कोई इन फलों को खा ले और कश्मीर की पुरसुकून फ़िज़ा में सांस ले ले तो बरसों का बीमार सेहतमंद हो जाए। शायर कश्मीर को ऐसा बाग कहता है जो जन्नत के मुकाबिल है। ये वो सरमा है जिस पर अहले हिंद को नाज है। तीसरे बंद की तफहीम की तरफ हम चलते हैं। शायर कहता है खित्ता सरसब्ज़ में एक नूर का आलम, हर शाख व शजर पर शजर तूर का आलम। मुश्किल अल्फाज के माने देखिए, खित्ता यानी ज़मीन का हिस्सा, नूर का आलम चारों तरफ रोशनी छा जाना, शाख यानी पेड़ की डाली, शजर दरख्त, शजर तुर कोह तूर, पहाड़ वो पहाड़ जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह से गुफ्तगू हुई। तो शायर कह रहा है कि ये जो कश्मीर का इलाक़ा है कि सारा का सारा हरा भरा है और उस पर एक लगता है कि नूर छाया हुआ, और हर शाख व शजर पर शजर तूर का आलम। और शायर ने इसकी तशबीह कोह तूर से दी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह अल्लाह से बात करने के लिए कोह तूर पर चढ़े थे, वैसे ही कश्मीर का सारा इलाक़ा एक और उसके पेड़ पौधे सब जो है नूर से भरे हुए हैं। ये सारा मंजर हम देख सकते हैं कि कश्मीर में कैसे खूबसूरत मनाजिर हमको दिखाई देते हैं। पहाड़ के दामन में लोग रहते हैं। दूसरा जो है शेर है इस बंद का, परवीन है ये खोश है अंगूर का आलम, हर खार पे भी है मुज्ज़े हूर का आलम। परवीन यानी सितारों का झुरमुट, खोशा अंगूर अंगूर के गुच्छे, खार कांटे, मुज्ज़े हूर यानी हूर की पल। शायर तशबीह दे रहा है यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ के जो अंगूर के बाग हैं एक सितारों के झुरमुट की तरह दरख्त, जैसे आसमान में सितारे होते हैं उसी तरह हरे हरे बागों में ये जो अंगूर के खोशे हैं सितारों की तरह लटक रहे हैं। और यहाँ के जो कांटे भी इतने खूबसूरत हैं कि हूर की पलकों से उसको तशबीह दी है। ये मंज़र हम देख सकते हैं कि कैसे कश्मीर में पेड़ों पर अंगूर लगे हुए हैं और ये कांटे भी इतने नाजुक है शायर के ख्याल में कि वो परी की पलकें हैं। निकले ना सदा ऐसी मुगन्नी के गुलू से, आती है जो आवाज़ तरन्नुम लबे जू से। सदा के माने आवाज़, मुगन्नी गाने वाला, गीत गाने वाला, गुलू यानी गीत, तरन्नुम यानी गीत, तरन्नुम से कहा जाता है। लबे जो यानी नदी का किनारा है। शायर यहाँ पर भी तस्बीह दे रहा है कि जो अच्छा गाने वाले गुलकार होते हैं उनकी आवाज़ भी वैसी नहीं है जो आवाज़ यहाँ पर जो पानी के झरनों से आती है। बड़ा खूबसूरत मंज़र यहाँ पर बयान किया है कि शायर कश्मीर में जो पानी गिरता है, ये जो गाने वाले कश्मीर की लड़कियाँ हैं इनके गाने भी जो है उतने खूबसूरत नहीं हैं जैसे ये जो झरनों से पानी आता है। हम महसूस कर सकते हैं कि कैसी आवाज़ आती है। तीसरे बंद का खुलासा। नज़्म के तीसरे बंद में शायर चकबस्त जन्नत निशान कश्मीर के हुस्न का बयान जारी रखते हुए कहते हैं कि वादी कश्मीर में हर तरफ नूर ही नूर और रोशनी छाई रहती है। यहाँ के पेड़ पौधे को हेतूर की तरह नूरानी और मुक़द्दस हैं। अंगूर के खोशे सितारों के झुरमुट की तरह हैं और फूल के साथ जो कांटे हैं वो भी हूर की तरह खूबसूरत हैं। यहाँ दरियाओं में बहने वाले पानी की जो सुरीली आवाज़ निकलती है वो एक अच्छे आवाज़ में
गाने वाले गुलकार से भी कम है। इस तरह कश्मीर के चारों तरफ पुरफिज़ा माहौल छाया। अब तक जो 3 बंद गुजरे हैं सारा मंजर निगारी है, और हम इन मनाजिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायर ने कश्मीर के हुस्न को किस तरह बयान किया। चौथे बंद की तरफ चलते हैं। आइए। मेवों से गिरा बार व अशजार के डाले, बिखरे हुए दामन कोहसार पे लाले। मेवा माने फल, गिरा बार यानी वज़न से झुक जाना, बिखरना, फैल जाना, दामन कोहसार यानी पहाड़ का दामन, लाला किस्म का फूल। शायर कह रहा है कि कश्मीर के जो बागात है वहाँ पर पेड़ों पर जो फल लगे हैं उसके बोझ से पेड़ झुक जाते हैं। बिखरे हुए वो दामन कोहसार पे लाले, उसी तरह जो है पहाड़ों के दामन पर लाला के फूल बिखरे हुए हैं। ये 2 मनाजिर, ये 2 जो मिसरे हैं। देखिए कि कैसे कश्मीर में पेड़ों पर फल जो है लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पेड़ झुक जाते हैं शायर के ख्याल में। और शायर जो है कश्मीर में लाले के फूलों का जो मंज़र बयान करना, इसे हम देख सकते हैं। आगे शायर कह रहा है, उड़ते हुए बालाए हवा बर्फ़ के छाले, देखे जो कोई दूर से रूई के गाले। बालाए बर्फ़ यानी बर्फ़ के ऊपर से, रूई का गाला, रूई का टुकड़ा। यहाँ अबर की मिसाल रूई से दी जा रही है। शायर कश्मीर में जो पहाड़ों के दरमियान से अबर गुज़रती है, ये हम मंज़र देख रहे हैं कि कैसे ये जो है पहाड़ों के दरमियान से बर्फ़ गुज़र रही है। तो शायर कहता है ये जो बर्फ़ है ये अबर है, बर्फ़ के छाले की तरह जो है और रूई की गालों की तरह उड़ रही है। ये मनाजिर हमको सिर्फ कश्मीर के पहाड़ों में नज़र आते हैं। शायर आगे कहता है, वो अबर के लक्कों का तमाशा शजरों में, झरनों की सदाएं और पहाड़ों की दर्रा। लक्के यानी टुकड़े, झरना पहाड़ के दामन से गिरता पानी, दर्रा पहाड़ के दामन से गुजरता रास्ता। शायर एक मरतबा फिर मंजर बयान कर रहा है कि कश्मीर में जो पहाड़ है वहाँ पर जो है दरमियान से अबर के टुकड़े पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरते हैं, और पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता दर्रा जिसे कहते हैं वहाँ से जो पानी गिरता है बर्फ़ से पिघल के, वो खूबसूरत मंजर जो है आवाज़ में पेश करता है। ये वो मनाजिर है जो कश्मीर में देखते हैं कि पहाड़ों के दरमियान में से, पेड़ों के दरमियान में से ये अबर के टुकड़े गुज़र रहे हैं। उसी तरह जो है कश्मीर में जो है जब बर्फ़ पिघलती है तो झरनों से जो पानी गिरता है उसकी जो आवाज़ है बड़ी सुरीली होती है। चौथे बंद का खुलासा। नज़्म के चौथे बंद में शायर चकबस वादी कश्मीर की मंजर निगारी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ के पेड़ मेवों से भरे हैं, सुख रंग के लाले के फूल पहाड़ों पर बिखर कर खूबसूरत समा पेश करते हैं। पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाले बादल के टुकड़े रूई के गाले लगते हैं। वादी में पहाड़ों पर मौजूद दरख्तों के दरमियान से अबर के टुकड़े शरारत करते हुए गुजरते हैं। पहाड़ों के दर्रों से निकलने वाले पानी के झरने भी गिरते हुए खुशगवार आवाज़ पैदा करते हैं। इस तरह वादी कश्मीर में हर तरफ हुस्न के नज़ारे मौजूद हैं। पाँचवें बंद में शायर कहता है कि छूटे हुए इस बाग को गुज़रा है ज़माना। शायर जो है याद कर रहा है कि कश्मीर से वो जो है गुज़र के ज़माना हो गया, बहुत ज़माना हुआ कश्मीर को नहीं जाए, ताज़ा है मगर उसकी मोहब्बत का फसा। तो शायर को आज भी जो है कश्मीर की यादें हैं, फसाना यानी किस्सा कहते हैं। ये वो मंज़र है शायर जिसे याद कर रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो आदमी जा रहा है वो शायर अपने आप को महसूस कर रहा है कि कैसे जो है कश्मीर की यादें उसके साथ बसी हुई हैं। आगे शायर कहता है, आलम ने शरफ़ जिनकी बुज़ुर्गी का मह माना, उठे थे इस खाक से वो आलम वदाना, उठे थे इस खाक से वो आलिम वदाना। शायर कहता है कि सारी दुनिया जो है यहाँ के जो लोग थे उनकी बुज़ुर्गी को मानती है। कश्मीर में बड़े बड़े नामवर लोग गुज़रे हैं, इकबाल वहीं पर थे और कश्मीरी पंडित कई लोग गुज़रे हैं। और आगे जैसे हम देखते हैं मौजूदा ज़माने में क्रिकेटर हैं, मोहम्मद शमी हैं, ज़ाहिरा वसीम के नाम से आर्टिस्ट गुज़री हैं, और भी कई लोग हैं। तो ये जो शायर याद कर रहा है ये इकबाल के वालिद नूर मोहम्मद है, इकबाल है उनकी वालिदा है, इनका ताल्लुक़ कश्मीर से था। ये कश्मीर के पंडितों की तस्वीर है। बड़े पैमाने पे ये लोग दिल्ली में आ गए बाद में। और ये जो है बाएं जानिब हम कश्मीर के जो राजा है आखिरी में हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त, हरी सिंह और उनके बेटे करण सिंह, ये वो जो लोग हैं जिनको शायर याद कर रहा है। और भी दीगर लोग गुजरे हैं। पाँचवें बंद का खुलासा। नज़्म के इब्तदाई 4 बंदों में वादी कश्मीर का हुस्न बयान करने के बाद शायर कश्मीर के समाजी हालात बयान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने बहुत
पहले इस जन्नत निशान वादी का दौरा किया था, अब उसकी यादों के सहारे जीते हैं। कश्मीर की यादें अब भी शायर के जहन में ताज़ा हैं। शायर कहता है कि कश्मीर के सरजमीन से कई आलिम और दानिश्वर उभरे थे। ये वो लोग थे जिनकी बुजुर्गी को दुनिया मानती थी, और ये लोग अब कश्मीर की मिट्टी में आराम कर रहे हैं। ये हमारे आबा और अजदाद थे जिनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। नाज़्म के आखिरी बंद की तफहीम की तरफ हम चलते हैं। तन जिनका है पैवंद अब इस पाक ज़मीं का, तन जिनका है पैवंद अब इस पाक ज़मीं का, रग रग में हमारी है रवां खून उन्हीं का। कि जो लोग उस पाक ज़मीन में दफन हो गए, मर गए हैं, उन्हीं का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। तन यानी जिस्म, पैवंद यानी टुकड़ा जुड़ा हुआ, रवां बहता हुआ। शायर एक मरतबा फिर उन लोगों को याद कर रहा है जो कश्मीर के हैं। आखिरी बंद का खुलासा है। नाज़्म के आखिरी बंद में शायर चकबस अपनी बात को अख्तिताम पर लाते हुए कहते हैं कि दुनिया की तरह मैं भी सरसब्ज़ और शादाब कश्मीर के हुस्न का गीत गाता हूँ। कश्मीर जन्नत का चश्मा, दुनिया का खूबसूरत हिस्सा है। इसका जिक्र करते हुए शायर की बात भी खुशगवार हो जाती है और उसकी तबीयत भी गुलजार हो जाती है। कश्मीर का बयान पहले जैसा था अब भी वैसा ही ताज़ा है, और वतन अज़ीज़ के जन्नतनुमा हिस्से का खुशगवार बयान करते हुए मेरे अंदर कौमियत का जज्बा बेदार हो जाता है। शायर हम सब को जो है इस नज़्म के ज़रिए ये जज्बा बेदार करता है कि हमको भी हमारे वतन की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नज़्म का मरकज़ी ख़्याल कि चकबस ने नज़्म कश्मीर में हिंदुस्तान जन्नत निशान वादी कश्मीर का हुस्न दिलकश अंदाज में बयान किया, हमें वतन से मोहब्बत का दर्ज दिया। इस नज़्म को पढ़ने से ख़ारी के जहन में फ़रहत बख्श एहसास पैदा, ताज़गी पैदा। अहले हिंद को चाहिए कि वो वादी कश्मीर के हुस्न को बरकरार रखें और उसके हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हों, और उसकी हिफाजत और हुस्न की बरकरारी के लिए दिल और जान से जुस्तजू करें। कश्मीर की तरह सारे मुल्क को जन्नत निशान बनाएं और उससे मोहब्बत रखें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इस नाज़्म के तहत जो सवालात पूछे गए उसमें चकबस का तारुफ़ है, ये हम लोग पढ़ सकते हैं। एक और सवाल है कि शायर ने नज़्म कश्मीर में सुबह की मंजर निगारी किस तरह की है। ये सारी तफसीलात इसके अंदर हैं। और बरसों का बीमार एक पल में कैसे सेहतमंद हो सकता है, तो शायर ने कहा है कि यहाँ के जो फल है, यहाँ की जो खुशगवार आबो हवा है, इसको अगर हम महसूस करें, वहाँ का माहौल का दौरा करें, तो हम जितने भी दिन के बीमार हों फौरी सेहतमंद हो सकते हैं ताज़ी हवा में। मुख्तसर सवालात शफ़ा किसे कहते हैं? आसमान का सूरज निकलने या गुरूब होने के वक्त जो लाल रंग छा जाता है उसे शफ़ा कहते हैं। शायर ने किसको गुलजार जिना कहा है? शायर ने कश्मीर की वादी को गुलजार जिना यानी जन्नत का बाग कहा है। इस शादाब चमन का बुलबुल कौन है? शायर इस शादाब चमन का बुलबुल अपने आप को मुखातिब कर रहा है। चकबस का बर कहाँ पैदा हुए? चकबस 1882 को फैज़ाबाद में पैदा हुए। चकबस की कोई दो नज़मों का नाम लिखिए। बरसात है, वतन का राख और खाके हैं, जिनकी मशहूर नज़में हैं। ये जो है चकबस की नज़्म कश्मीर की तफहीम थी और उसका खुलासा था। उम्मीद है कि तलबा को ये नज़्म समझ में आई होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि तलबा मनाज़िर फ़ितरत पर मबनी इसी तरह शोरा की नज़में जमा करें, और इस तरह की नज़मों में जो मंज़र निगारी की